नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। जो हमने पटवार के लिए जो कक्षाएं शुरू कर रखी हैं, जो क्लासेस शुरू कर रखी हैं, उसके अंदर एक क्लास जो पहले कंप्लीट हो चुकी है वो भारत का सामान्य परिचय। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले जो आपको निःशुल्क क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है उसके अंदर इंडियन ज्योग्राफी के मैं बार बार वैसे बता रहा हूँ कि 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी इसका मतलब 14 अंक निर्धारित करेंगे यहाँ से। तो ये जो किताब है ये आपके पास शायद होगी, नहीं होगी तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हो। इंडिया जीके एंड साइंस, इसमें 4 चीज़ें हैं। इसमें इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है और जनरल साइंस है। और इसके अंदर सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अपन इसको शुरू करते हैं उससे पहले मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर सबसे पहले बात अपन कर रहे हैं पटवार की। हमने जो फोकस किया है वो पटवार को किया है यहाँ पर, और इसके अंदर हमने शुरू किसको कर रखा है? भारत के भूगोल को शुरू कर रखा है। भारत के भूगोल को शुरू कर रखा है। और इसके अंदर जो पहला टॉपिक डाला है हमने वो डाला है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, ये जो पूरी क्लास है ये लगभग 1 घंटे 45 मिनट की क्लास है। ये पूरी एक ही क्लास के अंदर है पूरा का पूरा भारत का सामान्य परिचय। लिखने की आपको आवश्यकता है नहीं, यदि आपके पास पहले से बुक ऑलरेडी है। और यदि आप लिखना चाहो, बुक नहीं है तो भी कोई मना है नहीं इस बात की कि आप उस हिसाब से काम करो। वो एक सुविधा के हिसाब से मैंने आपको बताया है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ा रहे हैं। एक मैंने आपको ये बात बता दी कि इसके अंदर जो एक पार्ट है उसके अंदर आपके भारत के भूगोल के टोटल 7 प्रश्न है, यानी ये आपके 14 अंक निर्धारित करेंगे। तो 14 अंक का मतलब ये है कि आप किसी पार्ट को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मेरिट जो लास्ट में डिसाइड करते हैं ये कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक हैं यही डिसाइड करते हैं, इसलिए अपन इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश। और हालांकि हम कोशिश यही करेंगे कि हो सके जितना, और इसको कम से कम क्लासों के अंदर, क्लास का टाइम ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम क्लास के अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। भारत के भौतिक प्रदेश ये टॉपिक है आपका, क्योंकि आपके जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो भारत की भौगोलिक विशेषताएं लिखा हुआ है। और भौगोलिक विशेषताओं के अंदर एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आपका ये भौतिक स्वरूप है, इसलिए यहाँ से प्रश्न आना कंपलसरी है। ये तय मानिए कि यहाँ से प्रश्न आएगा ही। और भारत के भौतिक प्रदेश के अंदर जब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं तो भारत के भौतिक स्वरूप का मतलब ये है कि भारत का जो ये भौतिक स्वरूप है कैसा। क्योंकि भारत के अंदर मैक्सिमम कुछ स्थानों पर आपको मैदान ही मैदान दिखाई देगा, कुछ स्थानों पर आपको पठार दिखाई देंगे, कुछ स्थानों पर आपको द्वीप दिखाई देंगे, कुछ स्थानों पर आपको पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। तो ये जो अलग अलग भौतिक स्वरूप है उस भौतिक स्वरूप को हमें यहाँ पर पढ़ना है। एक शब्द तो आता है आपके उच्चावच। उच्चावच, उच्चावच का मतलब ये है कि जो आपका ऊंचा नीचा स्थान है अलग अलग प्रकार से, उसके अंदर उच्चावचों के अंदर एक तो आपका आता है मैदान, एक तो आता है मैदान। और मैदान का मतलब ये होता है कि वह स्थान जो सामान्यतः इसकी परिभाषा है कि वह स्थान जो समुद्र तल से 500 मीटर के नीचे हो तो उसको अपन मैदान कहते हैं। और मैदान का जो हिस्सा है वो आपके 43% है। यदि पूरे भारत का क्षेत्रफल यदि 100% मानकर यदि अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें मैदान आपके 43% है। और ये जो उच्चावच का हिस्सा है वो अन्य की तुलना में सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक मैदान। उसके बाद में आपके आता है दूसरा पठार, जिसका हिस्सा 27.7% है। उसके बाद में आपका आता है पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ 18.8%। और उसके बाद में लास्ट में आता है आपके पर्वत, पर्वत। मैदान, पठार, पहाड़ियाँ और पर्वत। और जो पर्वत है वो आपके 10.6% है। ये आपके 4 प्रकार के उच्चावच हैं। यहाँ पर मैदान का मतलब मैंने आपको बता दिया कि यानी वह भाग
जो समुद्र तल से 500 मीटर नीचे हो औसतन, सब नहीं औसतन, तो वो मैदान कहलाता है। पठार का मतलब ये है कि वह पहाड़ी भाग जो समुद्र तल से तो 500 मीटर की अधिक ऊंचाई रखता हो लेकिन ऊपर से लगभग समतल हो। पहाड़ियों में और पर्वतों पठारों में सेम ही है कि वो समुद्र तल से 500 मीटर की अधिक ऊंचाई पर होंगे। पहाड़ियों का मतलब ये है कि ये क्रमबद्ध नहीं है, ये अलग अलग है। कहीं पर आपको कुछ पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, आगे जाके दूर और अलग पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। पर्वत का मतलब है कि ये पहाड़ियां यदि क्रमबद्ध रूप से हो तो उसको आप क्या कहते हो, पर्वत कहते हो। ये सब आपके उधर लिखा हुआ है। तो मैदान, पठार, पहाड़ियां, पर्वत, मैदान का हिस्सा 43% है, पठार आपके 17.7% है, पहाड़ियां हैं ये आपके 18.6% है, 18.6% है, और लास्ट में आपके पर्वत है वो 10.6% है। तो ये इस हिसाब से ये लगभग आपका ऊंचा वाला भाग हो गया। उसके बाद हम एक एक करके पढ़ते हैं इसको। एक एक करके यदि हम पढ़ेंगे तो हम बात करते हैं भारत के भौतिक प्रदेशों की, भारत के भौतिक प्रदेशों की, कि भारत के भौतिक प्रदेश हैं कौन कौन से। तो भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आपको कम से कम इन 6 भौतिक प्रदेशों के नाम तो याद होने चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है वो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें आप खास करके किसको पढ़ते हो, हिमालय पर्वतमाला को पढ़ते हो, लेकिन हम बात करेंगे पूरे डिटेल से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की। उसके बाद में है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद हम करते हैं मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में आपके आता है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। उसके बाद में आपका आता है तटीय मैदान, तटीय मैदान, और लास्ट में आता है आपके द्वीप समूह है, द्वीप समूह है। यह आपके 6 भौतिक प्रदेश, पूरे भारत को इन 6 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटीय मैदान और द्वीप समूह है। इन 6 भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। यह आपका क्या है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है ये, ठीक है ना। और दूसरी बात ये होता है कि नॉर्मली ये नहीं है कि भाई मतलब जहां पर पठार हैं इसका मतलब सिर्फ आपको पठार मिलेंगे, वहां पर पहाड़ियां या पर्वत इस तरफ की कोई दूसरी विशेषताएं नहीं मिल पाए, या आप ऐसे सोचो कि मैदान है तो वहां सिर्फ मैदान ही मिलेंगे, लेकिन वो उसका मैक्सिमम हिस्सा है। वो यदि उत्तर के विशाल मैदान की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब मैक्सिमम हिस्सा क्या है, वो मैदान है। तो ये नहीं है कि वहां पर पहाड़ी का नाम ही नहीं मिलेगा, नामो निशान नहीं मिलेगा, कुछ पहाड़ियां भी आपको मिल जाएंगी, वहां पर सिंगल रूप से पहाड़ियां मिल जाएंगी आपको। जहां पठार है वहां पर आपको कहीं पर बीच में आपको मैदान भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ये सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो आपका दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। क्लियर मेरी बात, क्योंकि अपने ये होता है कि कई बार पूछ ले, मान ले अगला प्रश्न सीधा ही पूछ ले कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है कौन सा, और वहां पर ऑप्शन में ये और आपको यहाँ पर उत्तर का विशाल मैदान, ये विशाल शब्द दिखा हुआ मिले और विशाल शब्द करते ही आप क्या कर दो कि टिक, सबसे पहले उत्तर का विशाल मैदान की ये सबसे बड़ा नहीं। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ये पूरे भारत का, भारत के अंदर है 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हम जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो आप देख सकते हो कि लगभग 50% तो यही कवर करता है, इसलिए ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। तो एक चीज तो आपको ये क्लियर रखनी है। अब हमें क्या करना है, इन भौतिक प्रदेशों को एक एक पढ़ना है, लेकिन उससे पहले अपने को क्या आना चाहिए, इसका मानचित्र आना चाहिए। यानी अपने को मानचित्र के अंदर, क्योंकि बार बार अपनी ये चीज नहीं लिखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार कहाँ है, इन चीजों में टाइम अपने को खराब नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज को आप सिर्फ मानचित्र के साथ एक साथ क्लियर कर लो, उस चीज को अपन बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं मानचित्र बनाता हूं, एक रफली जो मानचित्र बना रहा हूं कि ये मान लीजिए कि ये भारत है आपका, ये आपका भारत है, ये भारत है इस तरह से, ठीक है ना। अब इस भारत के अंदर जो भौतिक प्रदेशों की बात करें तो ऊपर यहाँ पर जो ये भौतिक प्रदेश है इस तरह से, हालांकि ये इधर पाकिस्तान में भी जा रहा है, उधर आपके तिब्बत में भी जा रहा है ना। ये आपका क्या है, ये आपकी
हिमालय पर्वतमाला मान लो, और हिमालय पर्वतमाला मानने से पहले आप इसको उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र ही लिखो आपको, क्योंकि मैं आपको यह चीज आगे समझाऊंगा। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। अब अपन सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है ये है आपका, मतलब सिर्फ हम भारत की बात कर रहे हैं एक बार है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की, तो यहाँ पर ये उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है आपका। हमें तिब्बत वाले से, नेपाल वाले से, उनसे क्या लेना देना, हमें यदि इंडिया वाला या अपने वाला याद हो जाए वही बड़ी बात है एक। उसके बाद आप दूसरा जब देखोगे, दूसरा भौतिक प्रदेश, तो वो नीचे यहाँ पर है, यहाँ पर ये भौतिक प्रदेश है इस तरह से, है ना। इसमें आपके ये अरावली पर्वतमाला भी शामिल है, इधर आपके ये छोटा सॉरी अपने ये मेघालय का पठार है, ये भी शामिल है इसके अंदर। ये आपका जो एक भौतिक प्रदेश है, इसके बाद में आगे इस कलर से मैंने ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये आपका है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ये आपका क्या है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। और ये अपने भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसके बाद में ऊपर यहां पर इधर आप जाओगे तो इधर आपका क्या है, ये मरुस्थलीय प्रदेश है। ये आपका क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश है, ये मरुस्थलीय प्रदेश है ये। इसके बाद में इधर आप जाओगे मरुस्थलीय प्रदेश के पास में, इधर यदि आप जाओगे, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये जिसके अंदर इधर आपका आसाम का भी कुछ पार्ट है, ये आपका है उत्तर का विशाल मैदान। ये आपका क्या है, उत्तर का विशाल मैदान है, ये उत्तर का विशाल मैदान है ये। और उसके बाद में यहां इधर आप जाओगे, इधर यदि आप जाओगे आप, तो ये आपका हो गया तटीय मैदान। क्या हो गया, तटीय मैदान। इसमें ये भी हिस्सा है, ये भी हिस्सा है। अब एक एक करके तो अपन आगे पढ़ेंगे तब और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार अपन थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से पढ़ रहे हैं। इधर आपके कुछ द्वीप समूह है, ठीक है ना, इधर भी आपके कुछ द्वीप समूह है। तो ये जो हिस्से हैं, ये जिस भौतिक प्रदेश में पढ़ेंगे वो आपका क्या हो गया, वो आपके द्वीप समूह हो गए। अब यहाँ पे कौन सा द्वीप समूह है, यहाँ कौन सा, वो सब अपन आगे बात करेंगे। इस तरह से अपन इसको टोटल 6 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र हो गया, आपके मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, उत्तर का विशाल मैदान हो गया, उसके बाद में दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश हो गया, तटीय मैदान हो गया, और 6 नंबर पे आपका क्या हो गया, द्वीप समूह हो गया। अब इस डायग्राम के माध्यम से यदि आप आसानी से इसको समझना चाहो तो ये मतलब कहाँ फैला हुआ है, जब मानचित्र हमें क्लियर है, क्योंकि हमने मानचित्र को सीखा है पहले। यदि मानचित्र अपने क्लियर है, ये चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय है, ये अपने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इस बेल्ट के अंदर ये फैला हुआ है। फिर आप दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में जाओगे इधर, तो आपके इधर ये गुजरात का कुछ हिस्सा हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसके नीचे आप जाओगे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, यहाँ पे क्या फैला हुआ है, ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश फैला हुआ है। इधर मैंने बता दिया, मैं आगे आप बता दूंगा आपको कि जो मेघालय का पठार है वो आपके दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का ही हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला को भी आप दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंदर ही पढ़ते हैं। इसके बाद में इधर ये मरुस्थल है, तो ये खास करके पश्चिमी राजस्थान, कुछ पंजाब, हरियाणा और गुजरात का हिस्सा भी इसके अंदर शामिल है। तटीय मैदान में जो यहाँ पर ये किनारे जल ये भाग है, उसके किनारे किनारे जो मैदान है उसको आप तटीय मैदान कहते हो, जिसके अंदर ये पश्चिमी तट है, ये आपका पूर्वी तट है, जो गुजरात से शुरू होकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उसके बाद में इधर अपने ये आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इधर ये सब फैला हुआ है, ये आपका तटीय मैदान है। फिर इधर द्वीप समूह है जिसको आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह कह रहे हो, इधर आपके एक द्वीप समूह है जिसका नाम लक्षद्वीप समूह है। इसके अलावा कुछ और द्वीप पड़ेंगे, श्रीहरिकोटा है, न्यूमूर है, अपने ये व्हीलर द्वीप है ना, अलिया बेट है, खदिया बेट है, ये सब अपन आगे द्वीपों के अंदर पढ़ेंगे। तो अपन बात एक एक ही करेंगे। सबसे पहले अपने मानचित्र में ये क्लियर होना चाहिए कि ये क्षेत्र है कहां पर। अब अपने एक एक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जिस भौतिक प्रदेश की बात करते हैं वो आपका है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र इसलिए बोला इसको क्योंकि भारत के उत्तर में है ये, और ये पर्वतीय क्षेत्र है ना, तो इस भौतिक प्रदेश का नाम क्या हो गया, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र हो गया ये। अब इसका विस्तार आप देख लो, भारत के अंदर यदि आप देखो तो आपको मैंने बता दिया कि आप डायग्राम के माध्यम से इसको समझना चाहो तो आराम से बता सकते हो कि भाई जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये तो ये यहाँ फैला हुआ है, यहाँ इसका विस्तार है। अब इसको अपन बार बार थोड़ी लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ इसको अपन बार बार नहीं लिखेंगे। अब इस उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके कितने भाग हैं, इसके आप इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में
विभाजित किया गया है। ठीक है, अब ये दो भाग कौन कौन से हैं? इसमें एक तो आपका आता है ट्रांस हिमालय, क्या आता है? ट्रांस हिमालय। और एक आता है हिमालय। एक क्या आता है? हिमालय आता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना आप। हम नॉर्मली क्या करते हैं, डायरेक्ट ही हिमालय पढ़ते हैं, यही होता है अपने के अंदर कि हम उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को हिमालय पढ़ते हैं अपन, लेकिन वास्तव में अकेला हिमालय नहीं है, क्योंकि ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है ना। ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, जबकि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है उसका पूरा हिस्सा है ये। ठीक है ना। तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस का मतलब भी क्या है? हिमालय के पार। हिमालय के पार जो हिमालय वो ट्रांस हिमालय है, जिसका निर्माण हिमालय से पहले ही हो चुका है, वो आपका ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय और हिमालय, यानी इसको आप दो भागों में डिवाइड करोगे, यानी ये आपका क्या हो गया? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र हो गया। ये आपका क्या हो गया? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र हो गया। और इस उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? दो भागों में डिवाइड कर दिया। क्या क्या? एक तो आपका ट्रांस हिमालय, एक तो हो गया अपना ट्रांस हिमालय, और एक अपना क्या हो गया इसके बाद में? हिमालय हो गया। क्या हो गया? हिमालय हो गया ये। ठीक है ना, हिमालय हो गया ये। एक ट्रांस हिमालय हो गया और एक आपका हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय में सारी बातें लिखेंगे अपन, उसके बाद अलग से ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे। फिर हिमालय के अंदर फिर अपन क्या करते हैं? हिमालय के अंदर फिर बाद में तीन श्रेणियां पढ़ते हैं। जैसे एक महान हिमालय हो गया, महान या वृहद हिमालय, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, है ना। उसके बाद में आपका मध्य हिमालय हो गया, है ना, मध्य हिमालय हो गया। और लास्ट में आपका क्या है? शिवालिका है, शिवालिका है। और यही क्या है? इनका क्रम है, यही इनका क्या है? क्रम है। ऊपर सबसे पहले महान हिमालय या वृहद हिमालय, उसके नीचे मध्य हिमालय, और लास्ट में कौन सा आपका? शिवालिका है। ठीक है ना। और ऊपर ट्रांस हिमालय है। अब यदि आप चारों ले ना एक साथ में, चारों ले तो ये सबसे ऊपर आएगा पहले, और उसके बाद में इनका क्रम ये रहेगा। यानी फिर चारों का क्रम क्या रहेगा? फिर चारों का क्रम क्या रहेगा? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में, क्योंकि क्रम से संबंधित प्रश्न आता है यहाँ पे। ठीक है ना। तो फिर इनका जो क्रम रहेगा ना, वो क्रम ये रहेगा कि ऊपरी ऊपर आपके क्या है? ट्रांस हिमालय। देखो ये थोड़ा सा मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि अपने दिमाग में थोड़ा सा ये सिस्टमेटिक ढंग से डायग्राम हो जाए। ट्रांस हिमालय हो गया, इसके जस्ट नीचे कौन सा है? इसके जस्ट नीचे आपके महान हिमालय है। महान हिमालय के जस्ट नीचे कौन सा है आपका? मध्य हिमालय। इनके और नाम है, बाद में वो अपने एक एक पढ़ेंगे तब कर लेंगे। और लास्ट में कौन सा है? शिवालिका है, शिवालिका है। ये इस तरह से इनका क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर, जिसमें ये जो तीन हिमालय हैं ये अपने हिमालय के भाग हैं, जबकि ये ट्रांस हिमालय ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्रम इनका उत्तर से दक्षिण यही है इनका। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, उसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। ट्रांस हिमालय का मैंने फिर बता दिया है, दोबारा बता रहा हूं मैं कि हिमालय के उस पार का जो हिमालय वो ट्रांस हिमालय हो गया अपने लिए। ठीक है ना, तो ये चीजें अपने याद रखनी है। ये इनका क्या है? क्रम है। ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर। अब थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से और देख लेते हैं अपन, डायग्राम के माध्यम से और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ऊपरी ऊपर हो गया, ये आपका ऊपरी ऊपर हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये आपका ट्रांस हिमालय हो गया। ये क्या हो गया? आपका ट्रांस हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय के नीचे ये आपका क्या हो गया? महान हिमालय या वृहद हिमालय हो गया। ये आपका महान हिमालय हो गया। महान हिमालय के नीचे यहाँ पे क्या हो गया? मध्य हिमालय हो गया। अब देखो इसको मध्य दिया ना, क्योंकि नीचे तीन हिमालय हैं। ये आपका मध्य हिमालय हो गया, और लास्ट में ये आपका क्या हो गया? ये आपका शिवालिका हो गया। ये आपका क्या हो गया? शिवालिका हो गया। ठीक है। अब ये नीचे वाले तीन हैं, ये किस में है? ये हिमालय के अंदर है, ये हिमालय के अंदर है। और इन सब को यदि अपन मिला ले, यानी ऊपर वाले को भी मिला ले, अपन इसको भी मिला ले, तब इसको हम किस में पढ़ेंगे? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में पढ़ेंगे। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? तब हम इसको पढ़ेंगे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के अंदर। क्लियर मेरी बात? अब अपने को उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के अंदर ट्रांस हिमालय भी तो पढ़ना पड़ेगा, ये हिमालय के ये तीनों भाग भी पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले अपन किसको शुरू करते हैं? ट्रांस हिमालय को शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? ट्रांस हिमालय की। किसकी? ट्रांस हिमालय की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय में एक बात तो याद ये रखनी है कि हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये हिमालय का भाग नहीं। ठीक है ना। एक बात और लिख लेना कि निर्माण हिमालय से पहले, निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका। ठीक है, यह बात याद रख लोगे। अब इस ट्रांस हिमालय में क्या है? कुछ आपके
पर्वत श्रेणियां हैं। इस ट्रांस हिमालय के अंदर कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे एक पर्वत श्रेणी है उसका नाम है काराकोरम, एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर क्या फैक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक है ना केटू, केटू या इसी का ही दूसरा नाम क्या है गॉडविन ऑस्टिन, क्या नाम है गॉडविन ऑस्टिन, केटू या गॉडविन ऑस्टिन। इसमें क्या याद रखना है अपने को कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये, और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। देखो कोई भी चीज जो भारत के अंदर सर्वाधिक लंबाई ऊंचाई या बड़ा है तो फिर अपने को क्या है उसका मेजरमेंट भी याद होना चाहिए कि भाई यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन है तो उसकी ऊंचाई भी आपको याद होनी चाहिए 8611 मीटर। ये केटू या गॉडविन ऑस्टिन है, ये आपके इस काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर है। भाई पर्वत श्रेणी का मतलब क्या होता है कि कुछ अपने पहाड़ियां हैं और वो श्रेणी क्रम में है क्रमबद्ध रूप से, तो वो मिलकर जैसे मान लो कि भाई इस तरह से है ना, इस तरह से कि ये आपके एक चोटी है, इस तरह से ये आपके क्या है कुछ चोटियां हैं ये, और ये मिलकर फिर बाद में क्रमबद्ध रूप से क्या कहलाती है पर्वत श्रेणी कहलाती है। अब इनके अंदर सबसे ऊंची चोटी मान लो ये हो गई, ये मान लो कि केटू है इसकी, ये जो केटू है ये अपने भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, भारत में नहीं है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये, है ना, भारत की सबसे ऊंची, एक मिनट, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। है कहां पे ये है, ये पीओके में, आज के टाइम कहां है ये पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये मैंने आपको बता दिया पहले से ही, ठीक है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये आज के टाइम पाक अधिकृत वाला जो कश्मीर है उस क्षेत्र में है ये, है तो ये भारत की लेकिन वर्तमान में भारत का इस पे अधिकार है नहीं। तो एक चीज तो यदि आपको प्रश्न ये पूछ लिया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसमें ऑप्शन यदि ये केटू या गॉडविन ऑस्टिन है तो आपको इसका उत्तर यही करके आना है, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू या गॉडविन ऑस्टिन, केटू गॉडविन ऑस्टिन दोनों एक के नाम है, और इसकी ऊंचाई कितनी है तो वो 8611 मीटर है। यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या है, इसके अंदर कुछ है ग्लेशियर है, इसके अंदर क्या है कुछ है, काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर कुछ क्या है ग्लेशियर है, हिमनद है ना, कुछ ग्लेशियर हैं कुछ हिमनद हैं। उसके अंदर एक तो है आपका सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ये इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर है सियाचिन ग्लेशियर, और ये क्या है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है तो सियाचिन ग्लेशियर है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से ग्लेशियर हैं तो एक है बटूरा, है ना, बटूरा, और एक है आपके हिस्पर, हिस्पर, ये बटूरा मत कर देना, ये बटूरा है, क्या है बटूरा है ये। तो सियाचिन ग्लेशियर, बटूरा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर या फिर हिमनद बोल दो आप हिंदी के अंदर, तो ये कुछ जो ग्लेशियर है वो भी आपके किसके अंदर है, वो भी आपके काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है केटू या गॉडविन ऑस्टिन। अब काराकोरम पर्वत श्रेणी के जस्ट आप नीचे आओगे, लास्ट में मैं इनके डायग्राम बना दूंगा एक साथ, काराकोरम पर्वत श्रेणी के जस्ट नीचे आओगे आप तो दूसरी जो पर्वत श्रेणी है इसकी वो है काराकोरम के नीचे लद्दाख पर्वत श्रेणी, कौन सी लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो ये भी किसके अंदर है, ये भी आपके ट्रांस हिमालय में है। बात अपन किसकी कर रहे हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय में सबसे पहले काराकोरम, काराकोरम के नीचे लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी में जैसे हमने देखा है कि यहाँ पर काराकोरम के अंदर हमने किसको याद किया केटू या गॉडविन ऑस्टिन को, क्यों किया क्योंकि वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो 8611 मीटर ऊंची है। इसमें अपने को लद्दाख पर्वत श्रेणी याद करनी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंदर क्या याद करना है राकापोसी, एक चोटी है जिसका नाम है राकापोसी। राकापोसी, राकापोसी क्यों याद रखनी है क्योंकि ये विश्व की सर्वाधिक तीव्रतम ढाल वाली चोटी, तीव्रतम ढाल वाली चोटी, विश्व की सबसे ज्यादा जो ढाल वाली चोटी है उसका नाम क्या है राकापोसी है। और ये राकापोसी पर्वत चोटी कहाँ है, ये लद्दाख में। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी खुद लद्दाख में, तो ये भी ऑटोमेटिक कहाँ हो गया लद्दाख के अंदर हो गया, ठीक है ना। तो राकापोसी हो गई। एक इसी के अंदर पठार है जिसका नाम है लद्दाख का पठार, इस पर्वत श्रेणी के नाम पे ही है लद्दाख का
पठार। और लद्दाख का पठार में याद ये रखना कि ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ये भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपका लद्दाख का पठार है, तो वो भी इसके अंदर है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो इसी ट्रांस हिमालय के अंदर जो अपने पर्वत श्रेणी है उसका नाम है जास्कर। कौन सी? जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी कौन सी? जास्कर पर्वत श्रेणी। इसमें एक चीज आप याद ये रख लेना, इंपॉर्टेंट लगा के, कि जो आपकी सिंधु नदी है ना, आगे हमें जब नदियों के अंदर सिंधु नदी पढ़ेंगे तो सिंधु नदी आपके लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, इनके बीच में बहती है, ये दोनों के बीच में बहती है। ये किसके? लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में, ठीक है ना। तो यहां पर सिंधु नदी के किनारे एक शहर है जिसका नाम है ले, जो किसकी राजधानी है? लद्दाख की राजधानी है। ये ले क्या है? भारत के अंदर सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। ये भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो आपका कौन सा है? ये आपका ये ले है। और उसका कारण है कि ये इन पर्वत श्रेणियों के बीच में तो वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है, इसलिए वहां पर और बारिश नहीं हो पाती है या बहुत कम होती है, ठीक है ना। अब इनका क्रम यही है, मतलब वापिस मैं एक चीज बता रहा हूं आपको कि मैंने क्या बताया आपको अभी कि ट्रांस हिमालय, बात अपन किसकी कर रहे हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय यानी हमने उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, ट्रांस हिमालय और हिमालय। तो यहां जो ये ट्रांस हिमालय है इसके अंदर जो ये पर्वत श्रेणियां हैं उनका जो क्रम है, इनका जो क्रम है, क्रम कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर। ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार आ गया ये, इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। सिर्फ हम एक बार अभी ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं, बाकी की जो पर्वत श्रेणियां होंगी वो तो ट्रांस हिमालय के नीचे होंगी ना, क्योंकि सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इसलिए इनका जो क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर, वो क्रम क्या रहेगा? वो क्रम रहेगा काराकोरम, काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, लद्दाख, उसके बाद में अपने जास्कर। जास्कर ध्यान रखना, इसी की पर्वत श्रेणी है कैलाश, लेकिन कैलाश पर्वत श्रेणी अपने इंडिया में नहीं है ना, तो वो तो तिब्बत के अंदर है, इसलिए हम उसको शामिल नहीं करते हैं। ये जो क्रम है ये उत्तर से दक्षिण की ओर है ना। इसकी ट्रिक याद कर लेना, कालजा, है ना, कालजा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये जो क्रम है ये उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये बार बार पूछा गया है, ये तो अभी आरएस के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना। तो 3 तो वो यही थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और शिवालिक तो वैसे भी सबसे लास्ट में है। पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल आया कई बार, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जितना इंपॉर्टेंट लगाना चाहो उतना इंपॉर्टेंट लगा लेना कि इन 3 पर्वत श्रेणी, ये ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी है। ये सिर्फ एक बार आपको फोकस इस पे करना है, ट्रांस हिमालय के ऊपर। बात समझ गए मेरी? ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है ना। ये क्रम कैसे है? उत्तर से दक्षिण की ओर है। बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं मैं कि इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता है, जहां से प्रश्न ज्यादा बनता है वहां पर अपन जोर देंगे। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की? सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय की बात की। ट्रांस हिमालय मैंने बता दिया कि ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, जबकि इसका निर्माण तो हिमालय से पहले ही हो चुका था, लेकिन हिमालय से उस पार है, इसलिए हम इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसके अंदर 3 पर्वत श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर हम तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं ना कि काराकोरम में क्या है, लद्दाख में क्या है, जास्कर में क्या है। तो काराकोरम में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है याद करने के लिए वो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 8611 मीटर है। इसके अंदर जो कुछ ग्लेशियर है, हिमनद है, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। बटूरा, हिस्पर, ये और इसके अन्य हिमनद है। उसके बाद में आप आगे आओगे तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में एक चोटी और आती है जिसका नाम क्या है? राकापोसी, जो कि विश्व की सर्वाधिक तीव्रतम ढाल का मतलब समझ गए ना कि भाई 2 पर्वत श्रेणी, जैसे एक पर्वत श्रेणी ये है ना, और एक पर्वत श्रेणी ये है। अब ज्यादा ढाल किसका है? जैसे ये 2 हैं, ए और बी, तो ज्यादा ढाल इसका है, साफ साफ दिख रहा है। ये ढाल फास्ट किसका है? इसका है, इसका धीमा ढाल है। तो उस हिसाब से यानी सर्वाधिक तीव्रतम ढाल वाली चोटी विश्व की सर्वाधिक, तो विश्व की सर्वाधिक तीव्रतम होगी तो ये तो ऑटोमेटिक ही क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर मेरी बात यहां तक? उसके बाद में इसमें ही लद्दाख का पठार है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है।
जास्कर पर्वत श्रेणी, तो इसमें कोई खास इतना याद करने वाला है नहीं कुछ। ये याद कर लेना कि सिंधु नदी है वो क्या करती है, ये ऊपर जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है, नीचे आपके जास्कर है, उनके बीच में से बहती है ये। और आगे जब सिंधु नदी अपन पढ़ेंगे तो वापस वहां पर यही लाइन लिखेंगे कि सिंधु नदी भारत में जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। तो दोबारा उस टाइम वो रिविजन हो जाएगा, इसलिए इन चीजों को जोड़ते हुए एक दूसरे को अपने को आगे चलना है। क्लियर यहां तक बात। अब देखो, अब मैंने क्या कहा कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को हमने दो भागों में बांट दिया, एक ट्रांस हिमालय और उसके बाद में क्या है हिमालय, उसके बाद में क्या है हिमालय। सुनो मेरी बात, इधर मैंने इधर आपको बताया है शुरू में, देखो कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को हमने दो भागों में बांटा, ट्रांस हिमालय और हिमालय। ट्रांस हिमालय में हमने तीन पर्वत श्रेणी देख ली, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। क्लियर मेरी बात, हमने यहाँ पे ये तीनों पर्वत श्रेणियां देख ली। अब बात करते हैं अपने किसकी, हिमालय की। अब पहले अपने हिमालय की बेसिक जो जानकारी है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी तीनों ये जो पर्वत श्रेणियां उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले अब 2 नंबर पे हम बात करते हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में किसकी, तो वो आपके हो गया हिमालय। क्या, हिमालय। हिमालय देखो, हिमालय 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 के अंदर क्या क्या बातें याद रखनी है। हिमालय क्या है अपने, एक तो ये इसका जो आकार है, इसका आकार है धनुषाकार या चापाकार, धनुषाकार या फिर चापाकार। धनुष, धनुष देखिए ना आपने, चाप चाप बनाए होंगे, है ना, धनुषाकार या चापाकार, मतलब इस तरह से है इसका आकार, इस तरह से इसका आकार, ठीक है ना, धनुषाकार या फिर चापाकार। दूसरी बात यह कि ये सिर्फ अपने यहाँ भारत में ही नहीं, ये नहीं है कि भाई भारत जैसे शुरू हुआ तो हिमालय शुरू हो गया, नहीं, ये पाकिस्तान में भी है ये। जैसे पाकिस्तान में ये है ना, पाकिस्तान में भी है ये। इधर आप पश्चिम में जाओगे तो पाकिस्तान में ये सुलेमान और किरथर पर्वत श्रेणियों के बीच में है, सुलेमान व किरथर पर्वत श्रेणियों के बीच में है। यानी ये पर्वत श्रेणियां वहां पर क्या है, ये हिमालय का ही हिस्सा है, ये सुलेमान और किरथर, लेकिन अपने को इससे कोई खास लेना देना है नहीं। फिर आप जैसे भारत को पार करके आगे जाओगे तो म्यांमार आएगा, म्यांमार आएगा, और म्यांमार में ये अराकान योमा के रूप में है, अराकान योमा पर्वत के रूप में, योमा पर्वत के रूप में, ठीक है ना। इस तरह से ये फैला हुआ है, मतलब भारत से इधर भी पश्चिम में जाओगे तो पाकिस्तान में सुलेमान व किरथर पर्वत श्रेणियों के रूप में, और उधर आप म्यांमार में जाओगे तो ये अराकान योमा के रूप में। स्पीड थोड़ी फास्ट हो सकती है क्योंकि आपके पास बुक है। दूसरी बात यह है कि अपन इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। और दूसरा कुछ कमेंट इस तरफ से आ रहे थे कि सर किताब की PDF बना के वहाँ से पढ़ा दो, तो वहाँ से पढ़ाने में तो आनंद आता नहीं है, ना पढ़ने वाले को ना पढ़ाने वाले को, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा ये अच्छा है और इसमें अपने समझाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं कि मैंने ये बता दिया कि इधर ये पाकिस्तान में जा रहा है पश्चिम में। जैसे मान लो कि मैं डायग्राम बनाऊं इधर, है ना, इसको अपन डायग्राम के रूप में लेवें। देखो ध्यान से सुनना एक बार मेरी बात, इसको यदि आप डायग्राम के रूप में ले, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से भारत शुरू हो रहा है ना। अब भारत में ये हिमालय है, ये मान लो कि ये भारत के अंदर हिमालय यहाँ तक है, ठीक है, ये उदाहरण के रूप में है। ये इधर आगे ये पाकिस्तान में और इधर म्यांमार में, इधर ये पाकिस्तान में चला गया इस तरह से, है ना, और इधर अपने ये आगे म्यांमार में चला गया, इस तरह से आगे म्यांमार में चला गया। तो पाकिस्तान में तो ये किस पर्वत श्रेणी के रूप में है, सुलेमान और किरथर, है ना, सुलेमान व किरथर, इन पर्वत श्रेणियों के रूप में। इधर आप जाओगे तो इधर ये अराकान योमा के रूप में है ना। इसका नाम मतलब वहां पर क्या है, म्यांमार में अराकान योमा है। बीच में ये अपने इंडिया में, तो अपने इंडिया में तो यहां से लेकर यहां तक शुरू है, यहां से यहां तक। और यदि आप सीधा पूर्व पश्चिम करो तो यहां से लेकर सीधा अपने यहां तक है। ये बिंदु मान लो कि इसका लास्ट है, और इधर इसका बिंदु ये लास्ट है। यानी भारत के अंदर इसकी स्थिति क्या है, भारत में यदि अपन सीधा सीधा अपन बनाए ना कि मान लो ये अपने भारत है ये, ठीक है ना, तो भारत में ये कहां से कहां तक है। अब ये नीचे चला गया, लेकिन लास्ट इसका बिंदु मान लो कि नीचे जाके जा रहा है, लेकिन लास्ट बिंदु अपने इधर से ये है, और इधर अपने लास्ट बिंदु ये है। ये पश्चिम में इधर बिंदु लास्ट ये है, और पूर्व में लास्ट बिंदु वो है। इधर जो इसका बिंदु है पहला, वो आपका है नग्गा पर्वत। क्या नाम है, नग्गा पर्वत। ये अपने POK में है, और POK में लद्दाख में, है ना। लद्दाख के अंदर जो POK है वहां पर्वत है जिसका नाम है नग्गा पर्वत। नग्गा पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 8126 मीटर। अब देखो दो ऊंचाई आ गई। एक ऊंचाई अपने पहले क्या आई थी, है
K2 या गॉडविन ऑस्टिन की, वो कितनी थी 8611 मीटर थी। ये कितनी है 8126 मीटर है। इधर आप आओगे ना यहाँ पर, तो यहाँ जो ये पर्वत श्रेणी है उसका नाम है नामचा बरुआ पर्वत। और ये नामचा बरुआ पर्वत है, ये कहाँ पर है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है ये नामचा बरुआ पर्वत। और इसकी जो ऊंचाई यदि आप याद रखना चाहो तो 7756 मीटर है। लेकिन ऊंचाई तो जरूरी नहीं है सबकी याद करो, मोटी मोटी 4-5 की याद कर लो, वो याद कर लेना, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है, वो भी इसका हिस्सा है, तो प्रश्न हालांकि पूछा जा सकता है। उसके बाद में अपने भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी, मध्य भारत की, दक्षिण भारत की, तो बहुत सारी वैसे भी 8-10 चोटियां हो जाती हैं, इसलिए सबकी ऊंचाई याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं रहे तो इस पे इतना आप जोर मत करना। तो यहां से यानी भारत में जो इसका विस्तार है ना, मोटी मोटी मैं बात करूं कि यदि आपको ये पूछ ले कि भारत में इसका विस्तार कहां से कहां तक है ना, भारत में इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो भारत में इसका विस्तार है नग्गा पर्वत से लेकर कहां तक है, नामचा बरुआ पर्वत तक, नामचा बरुआ पर्वत तक। और ये मैंने आपको दोनों बताए दिए कि ये दोनों पर्वतें है कहां पे। नग्गा पर्वत आपका पीओके में है, लद्दाख के अंदर, और ये पीओके की बात है वो सारी पीछे वाली क्लास में होगी, बार बार नहीं बोलूंगा मैं। नामचा बरुआ पर्वत आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अब इसकी जो ये लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, इसकी जो लेंथ है ये आपकी है लगभग 2400 किलोमीटर। कितनी है, 2400 किलोमीटर। एक मिनट रुकना, 2400 किलोमीटर। हाँ इधर देखो, भारत में इसकी लंबाई है कितनी है, लगभग 2400 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है। समझ गए मेरी बात, यहां तक भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो 2400 किलोमीटर है, ठीक है कहां से कहां तक, नग्गा पर्वत से नामचा बरुआ पर्वत तक। और इसके अंदर यदि आप कुछ फैक्ट याद करना चाहो तो 2-3 पॉइंट और याद कर सकते हो। क्या, एक तो क्या है, ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, ये है ना, सबसे ऊंची पर्वतमाला है। क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर, तो वो है कहाँ पे, वो हिमालय के अंदर ही है, इसलिए ऑटोमेटिक ये सबसे ऊंची चोटी हो गई। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई इसकी है वो आपकी, औसत ऊंचाई यदि इसकी पूछ ले कभी, तो औसत ऊंचाई इसकी है आपकी 6000 मीटर से 6100 मीटर तक, ये इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। दूसरी बात यह कि ये विश्व की, हम सिर्फ एक बार हिमालय की बात कर रहे हैं, विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है ये, विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है ये, विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है ये। तो फिर बाद में विश्व की 2 सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, हाँ आपको ये पूछ ले कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो कौन सी है, एंडीज। कौन सी, एंडीज, जो कहां पर है, वो आपकी दक्षिण अमेरिका में है, वो कहां है, आपकी दक्षिण अमेरिका में है। फिर उसके बाद में क्या है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पूछ ले तो वो आपकी कौन सी है, रॉकीज है। और ये आपकी कहां पर है, ये आपकी उत्तरी अमेरिका में है। और तीसरी अपने एशिया के अंदर है, जो कौन सी है, ये आपके हिमालय है। तो हिमालय ऊंचाई के आधार पे तो विश्व में 1 नंबर पे है, लेकिन लंबाई के आधार पे ये कितने नंबर पे है, ये आपके 3 नंबर पे है। अब ये बात तो इसकी क्या हो गई, मोटी मोटी हो गई, ये तो ओवरऑल हो गई। अब इस पर्वत श्रेणी को हम क्या करेंगे, इसको अपने 3 भागों में डिवाइड करेंगे। मैंने अभी आपको 3 नाम बताए हैं, महान हिमालय है, उसके बाद में अपने मध्य हिमालय है, उसके बाद में अपने कौन सा है, ये शिवालिका है, ठीक है ना। अब देखो, अब अपन सबसे पहले एक एक की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अब अपन क्या करते हैं, इन हिमालय को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है ना, हिमालय को कितने भागों में डिवाइड किया है अपन ने, 3 भागों में डिवाइड किया है। और 3 भाग किस आधार पे, निर्माण क्रम के आधार पर, निर्माण क्रम के
आधार पर। इसका मतलब समझ गए क्या? निर्माण क्रम के आधार पर का मतलब क्या हो गया कि भाई पहले कौन सा बना, उसके बाद में कौन सा बना और उसके बाद में कौन सा बना, उस आधार पे। तो हिमालय में जो 3 पर्वत श्रेणियां हैं उसमें सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ वो है आपके महान हिमालय। क्या नाम है उसका? महान हिमालय। महान हिमालय का दूसरा नाम मैंने क्या बताया आपको? तो वो आपका है वृहद हिमालय, है ना, वृहद हिमालय। या फिर इसी को क्या कहते हो आप? हिमाद्री। इसी को आप क्या कहते हो? हिमाद्री। भाई महान हिमालय, वृहद, महान और वृहद का मतलब तो क्या होता है? बड़ा ही होता है। और हिमाद्री का मतलब ये है कि वहां पर हमेशा आपके हिम जमी रहे, यानी बर्फ जमी रहे। उसका कारण भी ये है कि भाई आप क्षोभ मंडल में नीचे वाले पार्ट के अंदर यदि आप नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो 165 मीटर की हाइट पे जब आप ऊपर जाते हो तो आपको पता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। उसी हिसाब से यदि लगभग आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे, 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आपके 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब वैसे वैसे आप 2 किलोमीटर गए तो फिर 13 हो गया। तो इस तरह से यदि आप ऊपर जा रहे हो, अब यहाँ पर मैंने बता दिया माउंट एवरेस्ट को यहीं पर पढ़ते हो आप, कंचनजंगा को यहीं पर पढ़ते हो आप, नंदा देवी को, नग्गा पर्वत को, नामचा बरुआ पर्वत, वो सब इस महान हिमालय की चोटियां हैं। इसलिए यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियां हैं। ऊंची जब क्षोभ मंडल में यानी नीचे वाले जो वायुमंडल की परत है उसमें आप नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो 165 मीटर की हाइट पे जाने पे औसत 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। इसलिए यहां पर हमेशा क्या होती है? बर्फ जमी रहती है। इसलिए इसको आप हिमाद्री भी कहते हो, ठीक है ना। तो महान हिमालय, वृहद हिमालय और हिमाद्री तीनों एक के नाम है। अब इसमें खास करके आप क्या करना है? आपको चोटियां पढ़नी है। अब देखो आप चाहते तो डायरेक्ट एक साथ ही इसको क्या करके इकट्ठा करके सारी चोटियां पढ़ लेते, सारी पर्वत श्रेणियां पढ़ लेते, ऐसे ही पढ़ते। लेकिन हमने इसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा है। कैसे? कि सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय को पढ़ा। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां जो कि भारत के अंदर है ना, चाहे वो पीओके का हिस्सा हो, उसके अंदर हमने किस किस को पढ़ा? उसके अंदर हमने काराकोरम पर्वत श्रेणी को पढ़ा, लद्दाख को पढ़ा, जास्कर को पढ़ा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम महान हिमालय की बात कर रहे हैं। तो महान हिमालय में क्या है? कुछ चोटियां है, प्रमुख है चोटियां है ना। इसके अंदर क्या है? कुछ चोटियां हैं, प्रमुख है चोटियां। और वो चोटियां कौन कौन सी हैं वो अपने को यहां पे पढ़नी है। जैसे एक तो आपकी है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां है? नेपाल में। इसमें क्या याद रखना है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है तो ऊंचाई भी याद रख लेना, 8,848 मीटर है ये। और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्लियर मेरी बात यहां तक? तो ये थोड़ा याद रख लेना आप। उसके बाद में देखो, इसके बाद में यहां पर और कौन कौन सी चोटियां महान हिमालय के अंदर? तो एक चोटी उसके बाद में अपने है कौन सी? कंचनजंगा। कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पर है? तो ये आपकी सिक्किम के अंदर है। कहां है? सिक्किम। ये अपने लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,598 मीटर है। देखो थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी वो तो केटू है, वो तो क्या है? केटू है। और केटू का दूसरा नाम क्या है? गोडविन ऑस्टिन है। लेकिन वो पीओके में है, वो आज की स्थिति में भारत में नहीं है वो। इसलिए भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो उसका नाम क्या है? उसका नाम कंचनजंगा है, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और वहां केटू ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आपको जवाब यही करना है। क्लियर मेरी बात ये? और इसकी ऊंचाई 8,598, वो कितनी थी? वो 8,611 मीटर थी। अब देखो जिनकी चोटियां हो गई, एक तो 8,848 मीटर, ये तो किसकी हो गई? ये तो आपकी माउंट एवरेस्ट की हो गई। 8,611 मीटर किसकी हो गई? तो ये आपके केटू की हो गई। और अभी हमने पढ़ा है ये 8,598 मीटर, ये किसकी हो गई? ये आपकी कंचनजंगा की होगी। एक हमने नग्गा पर्वत की देखी थी 126 मीटर, ये नग्गा पर्वत की है। उसके बाद नामचा पर्वत की 7,700
56 मीटर। तो ये ऊंचाइयां साथ साथ में एक एक करके ऐसे पढ़ेंगे तो वैसे भी अपने ऊंचाइयां याद हो जाएंगी। यदि करना चाहें, मन में इच्छा हो याद करने की, तो याद हो जाती है, ऐसा है नहीं कि याद हो नहीं पाता है ये। तो ये अपने इसके अंदर चोटियां और हो गई। अब इसी महान हिमालय के अंदर, इसी वृहद हिमालय के अंदर या इसी हिमाद्री के अंदर यहाँ माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के अलावा और पर्वत चोटियां हैं। वो कौन सी हैं? इसमें एक है आपके नग्गा पर्वत है। नग्गा पर्वत है। नग्गा पर्वत को उधर तो हमने कहाँ पढ़ा था, ये है कहाँ पर, ये लद्दाख में है ये, ठीक है ना। और लद्दाख का भी कौन सा क्षेत्र? पीओके वाला। इसकी ऊंचाई हमने कितनी लिखी थी? 8,126 मीटर अभी पढ़ा है अपन ने। अब नग्गा पर्वत को पहले कहां पढ़ा था? तो नग्गा पर्वत को पहले तो संपूर्ण हिमालय के अंदर पढ़ा था ना, कि संपूर्ण हिमालय में सबसे पश्चिम की ओर है वो आपके कौन सी है? नग्गा पर्वत। और सबसे पूर्व की ओर कौन सी है? नामचा बरुआ पर्वत। तो ये जो नग्गा पर्वत और नामचा बरुआ पर्वत है, ये तीन दोनों ही, और ये दोनों ही आपकी महान हिमालय या वृहद हिमालय इसी का हिस्सा है ये, ठीक है ना। तो एक इसमें नामचा बरुआ पर्वत है ना। और ये कहां पर है नामचा बरुआ पर्वत? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये अरुणाचल प्रदेश में है ये। और इसकी ऊंचाई मैंने कितनी लिखाई? तो इसकी ऊंचाई मैंने लिखाई 7,756 मीटर। 7,756 मीटर। क्लियर यहां तक बात? अब उसके बाद में देखो, अब आती है बड़ी इंपॉर्टेंट चोटी, और उसका नाम है नंदा देवी। क्या? नंदा देवी। नंदा देवी है कहां पर? है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। और इसमें याद रखना कि ये भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। मतलब भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? तो वो कंचनजंगा है। और दूसरी सबसे ऊंची कौन सी है? तो वो आपकी नंदा देवी है। तो वो नंदा देवी भी इसमें महान हिमालय के अंदर ही है। उसके बाद में इसके अंदर और चोटियां कौन सी है? तो इसके अंदर है आपकी अपने ये बद्रीनाथ। बद्रीनाथ ये भी कहां पर है? ये भी उत्तराखंड में है। उसके बाद में केदारनाथ। केदारनाथ ये भी कहां पर है? ये भी आपका उत्तराखंड में है। कुमायूं ये भी कहां पर है? आपके इसमें अपने उत्तराखंड के अंदर है। तो ये कुछ इसकी पर्वत चोटियां हो गई। क्लियर यहां तक बात? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो वापस देखो एक बार, यानी यहां पर जो अपने महान हिमालय या वृहद हिमालय हिमाद्री के अंदर सबसे पहले माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गई, ये इसकी चोटियां हैं। ये आप ऐसे याद करोगे कि भाई ट्रांस हिमालय के अंदर हमें सबसे पहले काराकोरम लद्दाख जाकर याद करना है, फिर महान हिमालय में आए या वृहद हिमालय है, इसके अंदर हमें चोटियां याद करनी है। माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गई, नग्गा पर्वत हो गया, नामचा बरुआ पर्वत हो गया, उसके बाद में नंदा देवी हो गई, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया और कामेत हो गया, ठीक है ना। ये नग्गा पर्वत हो गया, नामचा बरुआ पर्वत हो गया, नंदा देवी हो गई, बद्रीनाथ हो गई, केदारनाथ हो गया, कामेत सॉरी, कुमायूं तो पर्वत श्रेणी है, कामेत, ये क्या हो गया? कामेत। कामेत, और कामेत भी कहां है? उत्तराखंड के अंदर है। तो ये कुछ पर्वत श्रेणी आ गई इसके अंदर। क्लियर यहां तक बात मेरी? इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना। अब इसको बार बार आप पढ़ोगे ना, आप बार बार इसको पढ़ोगे, आप याद करोगे बार बार, तो ये चीजें याद होंगी, ऐसे याद होंगी नहीं भाई, ठीक है ना। तो ये, और दूसरा ये बताओ कि क्लास कैसी लग रही है, सब बताओ। क्लास कंटिन्यू रखें, है ना। मेरा विचार है जल्दी बाद में इसमें प्रश्नोत्तरी के माध्यम से और सोल्व करा जाए इसको, है ना। तो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, चिंता मत करो आप। हाँ भाई, चलेंगे। तो ये अब उसके बाद में देखो, अब उसके बाद यदि अपन आगे चलते हैं ना, तो देखो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। वापस रिपीट कहाँ से कर रहा हूँ? वापस रिपीट ये मैं कर रहा हूँ कि हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात की कर रहे हैं हिमालय की। किसकी? हम बात किसकी कर रहे हैं? हिमालय की कर रहे हैं। और हिमालय के अंदर सबसे पहले हमने किसको लिया? सबसे पहले हमने लिया महान हिमालय, या इसी का नाम क्या हो गया? वृहद हिमालय, है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं हिमाद्री। हिमाद्री पढ़ लिया। इसमें क्या पढ़ोगे? इसमें मतलब ये याद करने का तरीका है कि इसमें हम चोटियां पढ़ेंगे, इसके अंदर चोटियां पढ़ेंगे। और हिमालय के ऊपर हमने क्या पढ़ा? हिमालय के ऊपर हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय। ट्रांस है हिमालय। अब ये क्रम भी याद रह जाएगा, ट्रांस हिमालय। इसमें हम पढ़ेंगे कालजा। क्या पढ़ेंगे? कालजा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर।
अब अपने को क्या लेना है, अब हिमालय की नीचे दूसरी जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है अपने मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, और इसी का दूसरा नाम है लघु हिमालय। क्या, लघु हिमालय, लघु हिमालय जस्ट इसके नीचे। तो ये निर्माण क्रम में क्या हो गई, महान हिमालय के बाद बनी है ये, महान हिमालय के बाद में कौन सी बनी, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इस मध्य हिमालय के अंदर कुछ बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। क्या याद रखनी है, एक तो ये याद रख लेना कि मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय के पूर्वी ढलानों पर, पूर्वी ढलानों पर घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें जिन्हें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पे अपने बुग्याल या यहाँ पर अपने इसको बुग्याल या पयार कहते हैं, ठीक है ना। पूर्वी ढलान का मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के पूर्वी ढलान के, ठीक है ना, पूर्वी ढलान में मतलब पूर्व की ओर, ठीक है ना। तो मध्य हिमालय में पूर्वी ढलानों पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, मर्ग, मर्ग, मर्ग कहते हैं, मर्ग कहते हैं, मर्ग कहते हैं। फिर बाद में देखो, उसके बाद में क्या है, इन्हीं मध्य हिमालय के अंदर जो पूर्वी ढलान है, ये तो बात हो गई जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की। जबकि उत्तराखंड में इनको क्या कहते हैं, उत्तराखंड में इनको कहते हैं, सॉरी उत्तराखंड में है ये बुग्याल या फिर पयार, बुग्याल या पयार। ये बातें याद रखनी है आपको। क्लियर यहां तक बात कि इस हिमालय को हमने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। इसमें हम दूसरा पढ़ रहे हैं, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो मध्य हिमालय है, उसकी जो ये पूर्वी ढलान है, पूर्व की साइड में ढलान है, वहां घास के मैदान आपको देखने मिलते हैं। उन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है हिमालय का, वहां तो इसको क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्ग, ठीक है ना। और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर इसको बुग्याल या पयार कहा जाता है। अब इसके अंदर भी आपको मध्य हिमालय के अंदर या लघु हिमालय के अंदर आपको क्या पढ़नी है, कुछ पर्वत श्रेणियां पढ़नी है। उसके बाद हम बात किसकी कर रहे हैं, इसके बाद हम बात किसकी कर रहे हैं, इसके बाद हम बात किसकी कर रहे हैं, मध्य हिमालय की कुछ पर्वत श्रेणियां। मध्य हिमालय में क्या है, कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। इन पर्वत श्रेणियों की बात हमें करनी है कि इसमें पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है पीर पंजाल। कौन सी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि पीर पंजाल भी उत्तर से दक्षिण के क्रम में आया हुआ है। तो फिर देखो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, वो तो ट्रांस हिमालय में ऊपर रह गई। बीच में महान हिमालय था, वहां तो हमने कोई पर्वत श्रेणी पढ़ी नहीं। उसके बाद में नंबर किसका आएगा, पीर पंजाल का तो आएगा, ठीक है ना। इसलिए पीर पंजाल का प्रश्न भी पूछा हुआ है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। इसमें याद ही रख लेना कि मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, मध्य हिमालय की सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपके पीर पंजाल। तो भाई ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल जो आप एक साथ पढ़ते हो ना, तो वहां पर आप इसको पढ़ते हो। बात क्लियर हो गई यहां तक, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए फिर अपन नीचे आते हैं, तो फिर बाद में आती है धौलाधर। कौन सी, धौलाधर, धौलाधर पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। ये आपके कहां पर है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। उसके नीचे आप आओगे तो फिर आपके कुमायूं है ना, कुमायूं पर्वत श्रेणी। कुमायूं पर्वत श्रेणी कहां पर है, तो ये आपके उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है, ये आपके उत्तराखंड में है ना। और उसके बाद में जो नागटिब्बा और महाभारत है वो दोनों नेपाल में है, तो वो आपको यहाँ पढ़नी नहीं है ना। यदि आप थोड़ा सा याद रखना चाहो तो अलग याद रख सकते हो। एक तो नागटिब्बा, एक तो नागटिब्बा और एक है महाभारत, महाभारत। ये दोनों पर्वत श्रेणी हिस्सा तो इसका ही है मध्य हिमालय का, लेकिन ये दोनों है कहाँ पे, ये दोनों आपकी नेपाल के अंदर है। इसलिए इनको भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। तो पीर पंजाल, धौलाधर, कुमायूं, ठीक है ना। पीर पंजाल ऊपर आपके इधर अपने ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश उस हिस्से में है। नीचे इसके धौलाधर है और उसके नीचे कुमायूं है। तो इस मध्य हिमालय के अंदर ये कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। उसके बाद में लास्ट में जो इसकी पर्वत श्रेणी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अपने शिवालिका। क्या नाम है, शिवालिका, शिवालिका। और शिवालिका का दूसरा नाम है उप हिमालय। क्या नाम है, उप हिमालय। इसमें एक बात तो क्या लिखोगे आप, एक तो ये लिखोगे कि हिमालय की सबसे
हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी, है ना। सबसे दक्षिणी कौन सी है? शिवालिका। अब जो मैंने बताया था ना कि आरएस में क्वेश्चन आया, उसमें शिवालिका जोड़ रखा था। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर था, तो वो 3 तो ऊपर रह गए ना वैसे भी। फिर पीर पंजाल, धौलाधर वो बीच में रह गए नीचे, और ये सबसे लास्ट में है शिवालिका, ठीक है ना। तो ये सबसे दक्षिणी है ये, है ना। एक दूसरी बात ये हिमालय की सबसे नवीनतम, क्योंकि निर्माण में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि निर्माण के आधार पर, तो निर्माण के आधार पर सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? ट्रांस हिमालय का। लेकिन ट्रांस हिमालय का निर्माण तो हिमालय से पहले हो चुका। उसके बाद किसका निर्माण हुआ? महान हिमालय या फिर वृहद हिमालय या फिर हिमाद्री। उसके बाद में किसका निर्माण हुआ? मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय का। लास्ट में किसका निर्माण हुआ? शिवालिका या उप हिमालय का। तो हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी किस आधार पर? निर्माण के आधार पर नवीनतम है पर्वत श्रेणी। एक बात आपको ये याद रखनी है, क्लियर मेरी बात यहां तक? ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इस तरह से है ये। एक बार मैं वापस थोड़ा सा इनको बना देता हूं आपके, जैसे ये आपके पर्वत श्रेणी हो गई, ठीक है ना। अब एक बार वापस इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूं, देखो एक बार इसमें कुछ समझने वाली चीज बताता हूं मैं आपको। ये हो गई एक, फिर उसके बाद में ये हो गई, इसके बाद में आपके ये पर्वत श्रेणी हो गई, और उसके बाद में आपके ये उदाहरण के लिए है, ये मान लो कि पर्वत श्रेणी है। इसमें ऊपरी ऊपर ये क्या है? ये आपका ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय है। उसके बाद में ये क्या है? आपका महान हिमालय है। ये क्या है? महान हिमालय। उसके बाद में ये क्या है? आपका मध्य हिमालय। अब बाकी सब नाम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, जैसे मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं, वो नहीं लिखेंगे। ये क्या है? आपका शिवालिका। क्लियर यहाँ तो बात? ये हो गई। अब इनके बीच में जो गैप पाया जाता है उनका नाम क्या है? जैसे यहां पर ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, इनके बीच का जो ये गैप है, ये जो गैप है, इसको बोलते हैं इंडो सांगपो सच्चर जोन। क्या? इंडो सांगपो सच्चर जोन। यानी इंडो सांगपो सच्चर जोन कहां पर है? तो इंडो सांगपो सच्चर जोन है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में। इसको बोलेंगे एमसीटी, एमसीटी या फिर मैन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ये किसके बीच में? ये अपने महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है। फिर ये क्या है? ये आपका है एमबीटी, एमबीटी यानी मैन बाउंड्री थ्रस्ट या फोल्ट, है ना। ये किसको अलग करता है? ये मध्य हिमालय को और शिवालिका को। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक साथ याद करोगे या फिर अलग अलग भी आपके वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वापिस देखो आपके यहाँ ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में इंडो सांगपो सच्चर जोन, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में एमसीटी मैन सेंट्रल थ्रस्ट, उसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिका के बीच में एमबीटी मैन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है ना। तो ये मैं बोल रहा हूं, यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है लिखा हुआ तो उस हिसाब से समझ लेना, ठीक है ना। तो इंडो सांगपो सच्चर जोन, मैन सेंट्रल थ्रस्ट और मैन बाउंड्री फोल्ट। अब देखो कुछ आपके जो पहाड़ियां हैं वो आपके पूर्वी हिमालय के अंदर हैं, ठीक है ना। तो पूर्वी हिमालय की कुछ पहाड़ियां हैं, उनका भी अपन जिक्र कर लेते हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियां, या तो पूर्वी हिमालय की पहाड़ियां हैं, उसमें देखो कौन कौन सी हैं। कुछ अरुणाचल प्रदेश में हैं, जैसे डाफला, मिसमी, अबोर, पटकाई बूम, ये जो पर्वतीय चोटियां हैं ये आपके हैं अरुणाचल प्रदेश में। फिर मैंने आपको बताया था ना कि नीचे ये इधर अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड की तरफ चला जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे हमने जो भारत का मानचित्र पढ़ा है तो याद आ रहा होगा, म्यांमार की सीमा पर पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। तो इसके नीचे फिर नागालैंड में नागा पहाड़ियां, है ना। नागा पहाड़ियां नाम से दिख रहा है कहाँ है, तो ये आपकी नागालैंड में है। उसके नीचे आप जाओगे डाफला, मिसमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अरुणाचल प्रदेश वाली है, ये इंपॉर्टेंट है आपके। डाफला, मिसमी, अबोर, पटकाई बूम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। नीचे मणिपुर में जाओगे तो आपकी कौन सी है? ये अपने लुसाई पहाड़ियां, ये आपके कहां पर हैं? ये आपके मणिपुर में है। फिर मिजोरम में मिजो पहाड़ियां हैं, मिजो पहाड़ियां, ये कहां पर है? ये आपके मिजोरम में है। एक देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है आपके बेरल, असम के अंदर,
बेरल। ये आपकी कहां पर है? ये आपकी असम में है। ये बेरल जो पहाड़ी है ना, ये आपके इस हिमालय के, और आगे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि आपके मेघालय का पठार है, वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है। उन दोनों को अलग करती है ये, उन दोनों को अलग करती है ये, ठीक है ना, उन दोनों को ये अलग करती है। देखो कैसे, देखो इधर, जैसे आप आगे एक पठार पढ़ोगे, मेघालय का पठार, कौन सा? मेघालय का पठार। मेघालय के पठार का दूसरा नाम है शिलोंग का पठार। क्या नाम है? शिलोंग का पठार। इस शिलोंग के पठार में कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे गारो, खासी, जयंतियां और मिकिर। मिकिर, ये जो सब पहाड़ियां हैं, ये किसका हिस्सा है? ये मेघालय के पठार का। और मेघालय का पठार है वो भारत के जो भौतिक प्रदेश है उनमें किसका हिस्सा है? वो आपके अपने दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है, वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है। समझ गए मेरी बात? फिर यहां पर बीच में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बेरल, और बेरल कहां है? ये आपकी असम में है, असम में। इधर उसके बाद में ये आपके क्या है? हिमालय है, ये हिमालय है। तो इनके बीच में है ये, या ऐसे कह सकते हो आपकी इस मेघालय के पठार को और हिमालय से अलग करने वाली पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? बेरल। समझ गए मेरी बात? इन दोनों के बीच में। वापिस मैं रिपीट करता हूं, क्या याद करना है कि बेरल वो हिमालय और अपने इस मेघालय के पठार को अलग करने वाली एक पहाड़ी है जिसका नाम है बेरल, असम के अंदर। एग्जैक्ट लिखो तो आप मिकिर लिख सकते हो, ठीक है ना, मिकिर के पास में है ये। जबकि गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर ये सब मिलकर किसकी हैं? ये मेघालय के पठार की पहाड़ियां हैं, मेघालय के पठार की ये चोटियां हैं ये। इस तरह से निर्माण क्रम के आधार पर हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पूरे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को तो 4 भागों में, ट्रांस हिमालय, और उसके बाद में हिमालय की 3, महान हिमालय, मध्य हिमालय और अपने ये शिवालिका, ठीक है ना। ये तो निर्माण क्रम के आधार पर इसका क्या हो गया? वर्गीकरण हो गया। लेकिन इसका प्रादेशिक विभाजन करें अपन, प्रादेशिक विभाजन का मतलब इसको प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो वो जो डिवाइडेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एक जिस व्यक्ति ने दिया उसका नाम है सिडनी बुरार्ड। क्या नाम है? सिडनी बुरार्ड। सिडनी बुरार्ड ने क्या किया था? इसे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया था, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया था इन्होंने। और हिमालय का जो इन्होंने प्रादेशिक विभाजन किया था ये, वो 4 भागों में किया था। कितने भागों में? 4 भागों में किया था। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं? तो वो एक नदियों के आधार पे हैं। वो कैसे? जैसे मान लो कि ये आपका क्या है? हिमालय है, ये आपका क्या है? हिमालय है, ठीक है। इस हिमालय में कुछ नदियां बहाते हैं अपन। यहां एक नदी है, यहां एक नदी है, इधर एक नदी है, उसके बाद में इधर एक नदी है, और लास्ट में इधर एक नदी पढ़ोगे आप। ये नदियां अपन आगे पढ़ेंगे। इस नदी का नाम है सिंधु नदी, सिंधु नदी। इस नदी का नाम है सतलज नदी, इस नदी का नाम है काली नदी, इस नदी का नाम है तीस्ता नदी, और लास्ट इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इन नदियों ने इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। यहां पे जो अपने सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है उसको कहते हैं पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। उसके बाद में ये जो 560 किलोमीटर लंबा है, ये मतलब इनके बीच की दूरी है ये 560 किलोमीटर है। फिर सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय है वो कहलाता है आपका कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। यह आपका 800 किलोमीटर है। उसके बाद में ये तीस्ता नदी, ये नेपाल हिमालय हो गया, इनके बीच में नेपाल हिमालय हो गया। और लास्ट में ये आपका क्या हो गया? असम हिमालय हो गया। देखो इधर, यहां इन नदियों ने इस हिमालय को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 4 भागों में डिवाइड कर दिया। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का पंजाब हिमालय जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय है जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है। 800 तो आगे वाले की है, कितनी है?
320 किलोमीटर है। उसके बाद में काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसका नाम नेपाल हिमालय है, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है। उसके बाद में तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय है असम हिमालय, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखो, अब इसको यदि अपन तरीके से लिखें, सलीके से लिखें, तो कैसे लिखें कि भाई सिडनी बुराड़ ने क्या किया, इसको कितने भागों में विभाजित किया। सिडनी बुराड़ ने हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया, और यह विभाजन क्या कहलाएगा, यह आपका प्रादेशिक विभाजन, मतलब प्रदेशों में प्रादेशिक विभाजन। क्योंकि वो पीछे वाला जो विभाजन था वो तो निर्माण क्रम के आधार पे था ना, कि पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण है, फिर महान हिमालय का निर्माण है, फिर मध्य हिमालय का निर्माण, लास्ट में शिवालिका का है। ये जो हिमालय का जो हम विभाजन कर रहे हैं वो प्रादेशिक विभाजन है। ये जो प्रादेशिक विभाजन है इसको कितने भागों में डिवाइड किया, 4। सबसे पहले कौन सा है आपका, सबसे पहले है पंजाब हिमालय। कौन सा, पंजाब हिमालय। और पंजाब हिमालय कहां से कहां तक है, तो ये आपका सिंधु नदी से सतलज नदी तक का, मतलब सिंधु नदी से सतलज नदी तक का जो हिमालय वो क्या कहलाता है, पंजाब हिमालय कहलाता है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है, 560 किलोमीटर है। अच्छा, इस पंजाब हिमालय की यानी सिंधु नदी सतलज नदी के बीच का जो हिमालय, इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ ले आपको, है ना, इसकी क्या पूछ ले आपको, सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, तो फिर वही है कौन सी, नग्गा पर्वत। अब क्या नग्गा पर्वत को बार बार लिखना पड़ेगा कि ये लद्दाख में, पीओके में इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है, ये लिखना पड़ेगा, पता नहीं कितनी बार मैंने पीछे बोल दिया है। ठीक है ना, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के बाद में आप नीचे आओगे, है ना, आगे वाले वर्गीकरण में आप आओगे तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है कुमायूं हिमालय। क्या नाम है, कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय है वो कहां से कहां तक है, तो वो सतलज नदी से शुरू होगा वो, है ना, सतलज नदी से कहां तक होगा ये, काली नदी तक। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी है अपने नंदा देवी। और नंदा देवी कहां पर है, उत्तराखंड में। क्या नंदा देवी के बारे में बार बार पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये पीछे पढ़ लिया है ना, इसको हमने पीछे पढ़ लिया है। ठीक है ना, तो वापिस देखो, सिडनी बुराड़ ने इसको कितने भागों में विभाजित किया, 4 भागों में। पहला कौन सा है, पंजाब हिमालय। दूसरा कौन सा है, कुमायूं हिमालय। पंजाब हिमालय कहां से कहां तक, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच। लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर। इस पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये नग्गा पर्वत है। कुमायूं हिमालय सतलज नदी से काली नदी तक, इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी नंदा देवी है। हम भारत के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो, उसके बाद में देखो तीसरा कौन सा हो गया, नेपाल हिमालय हो गया। नेपाल हिमालय, है ना। नेपाल हिमालय कहां से कहां तक होगा, तो काली नदी से तीस्ता नदी तक, है ना। इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 800 किलोमीटर होगी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो आराम से अंदाजा लगा सकते हो, नेपाल हिमालय तो माउंट एवरेस्ट। कौन सी, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद में देखो लास्ट कौन सा हिमालय है आपका, असम हिमालय। लास्ट कौन सा है आपका, असम हिमालय कहां से कहां तक, तीस्ता नदी के आगे होगा, यानी तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, क्योंकि आगे लास्ट में ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी तक, है ना। इसकी लंबाई कितनी, 720 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी, 720 किलोमीटर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो नामचा बरुआ पर्वत। कितनी बार आ गया नामचा बरुआ पर्वत, देखो नामचा बरुआ पर्वत है कहां पर है,
अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ये इसका प्रादेशिक विभाजन हो गया, ये इसका प्रादेशिक विभाजन हो गया। ये इसको बार बार आप पढ़ोगे ना तो ये चीजें याद हो जाएंगी। ये देखो, ये डायग्राम है, डायग्राम के माध्यम से मैंने बता दिया आपको कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किया था, सिडनी बुराड ने किया था। कितने भागों में डिवाइड किया, 4 भागों में। किस आधार पे, नदियों के आधार पर। नदियों ने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये पूर्ववर्ती नदियां हैं, ये इस हिमालय को पार करके आती है, तो इसने इसको अलग अलग प्रदेशों में डिवाइड कर दिया। जिसके अंदर सबसे पहले पंजाब हिमालय, जो कि सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में है ना, लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी हो गई नग्गा पर्वत। कुमायूं हिमालय, सतलज नदी से काली नदी के बीच का हिमालय, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, तो नंदा देवी। नेपाल हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, तो आपके माउंट एवरेस्ट। उसके बाद में अपने लास्ट में कौन सा, असम हिमालय, जो कि तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, नामचा बरुआ पर्वत। और ये बात अपने यहाँ लिखी है, ये बात हमने यहाँ पर लिखी है। बोलो यहाँ तक बात आई, समझ में नहीं आई? यहाँ तक बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? यहाँ तक बात एकदम क्लियर है कि नहीं है? फिर अपन आगे चलते हैं, इसके दर्रे और पढ़ लेते हैं बस, फिर ये हिमालय अपना एकदम कंप्लीट है। एकदम हिमालय अपने उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र एकदम कंप्लीट है। इसको जितने स्पीड से किया है उसका कारण ये है कि किताब में आपको मैटर दे रखा है, उसको पढ़ो आप। एक बार लास्ट में मैं वापस इसका रिवीजन करवा दूंगा मैं, है ना। पहले तो मेरी कोशिश यही थी कि ये पूरे भौतिक प्रदेश को एक ही क्लास में करवा दें, लेकिन फिर मैंने सोचा कि 2 पार्टों में कर देते हैं इसको, है ना। तो इसलिए इसको, है ना, अदरवाइज इसको आराम से करते तो अपन इसमें ही अभी तक और यहाँ तक पहुंचने में अपने को 2-2.5 घंटे लग जाते थे। इसलिए इसको थोड़ा, है ना, स्पीड से लिया है। अब देखो एक बार शुरू से देख लेते हैं, लास्ट में उसको अपने बार क्या कर लेते हैं, लास्ट में अपने किसको पढ़ेंगे, ये देखो हमने टॉपिक जो हमारा था वो भारत के भौतिक प्रदेश थे, है ना। उच्चावच, उच्चावच जो अपने हैं यहाँ पर मैदान, पठार, पहाड़ियाँ, पर्वत। मैंने इसकी परिभाषा बता दी है कि मैदान किसको कहोगे, पठार किसको कहोगे, पहाड़ियाँ किसको कहोगे, पर्वत किसको कहोगे। मैदान का जो हिस्सा है वो 43% है, पठार का है वो आपके ये अपने 27.7% है, पहाड़ियाँ 18.6% है, पर्वत आपके 10.6% है। सर्वाधिक जो हिस्सा है वो किसका है, सर्वाधिक हिस्सा आपके मैदानों का है। उसके बाद में हमने देखा है कि भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। हो सकता है आपको 5 भौतिक प्रदेश भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि वहां मरुस्थलीय प्रदेश को उत्तर के विशाल मैदान के साथ ही पढ़ा जाता है। यदि इसको 5 भागों में डिवाइड करते हो तो ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको 6 भागों में डिवाइड किया है, तो अपन भी यहाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको 6 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटीय मैदान और द्वीप समूह है। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश इन 6 में कौन सा है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। उसके बाद में क्या है, ये मैंने डायग्राम से बता दिया कि ये उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, ये उत्तर का विशाल मैदान है, ये मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश हो गया, ये तटीय मैदान हो गया, ये आपके द्वीप समूह हो गए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, ट्रांस हिमालय और हिमालय। ट्रांस हिमालय और हिमालय, ये ट्रांस हिमालय, हिमालय के अंदर फिर 3 है, महान या वृहद हिमाद्री, या फिर दूसरा है मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, और आगे वाला शिवालिका या उप हिमालय, ठीक है। उसके बाद में हमने सबसे पहले किसको लिया, ट्रांस हिमालय को, ट्रांस हिमालय को लिया पहले। एक मिनट, ट्रांस हिमालय कहां चला गया भाई, ट्रांस हिमालय कहां चला गया, थोड़ा ये आगे पीछे हो गई है ना ये स्लाइड से ही। एक मिनट, ट्रांस हिमालय, एक बार ये आगे पीछे हो रखी है ना, ये थोड़ी सी। ट्रांस हिमालय देख लेते अपन, ये रहा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय सबसे पहले हमने, नहीं नहीं नहीं, ये तो आगे, एक मिनट एक मिनट, ट्रांस हिमालय पता नहीं डिलीट हो गया क्या, ट्रांस हिमालय तो यहाँ पड़ा है, सबसे आगे कैसे आए, चलो ये आगे पीछे हो गया भाई, है ना, ये थोड़ा सा डिजिटल मामला है तो ये हो जाता आगे पीछे। ट्रांस हिमालय मैंने बता दिया हिमालय का भाग नहीं है, निर्माण हिमालय से पहले ही हो चुका है। इसके अंदर अपन ने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर 3 प्रदर्शनियां पढ़ी। काराकोरम में फिर हमने क्या पढ़ा, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8600
11 मीटर। फिर हमने ग्लेशियर भी इसके अंदर देखे काराकोरम के अंदर कुछ, जैसे सियाचिन ग्लेशियर जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, बटूरा है, हिस्पर है। उसके बाद में हमने लद्दाख पर्वत श्रेणी देखी। लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंदर हमने क्या देखा था, एक चोटी देखी थी, उसका नाम था राक्का पोसी। क्या नाम था? राक्का पोसी। राक्का पोसी विश्व की सर्वाधिक तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। इसी के अंदर लद्दाख का पठार देखा जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है। फिर जास्कर पर्वत श्रेणी, हमने सिंधु नदी देखी कि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है और इसी सिंधु नदी के किनारे लद्दाख की राजधानी लेह वो स्थित है और वो विश्व में अपने भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। उसका कारण है कि ये जास्कर और इस लद्दाख इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में ये एक वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में स्थित है, इसलिए सबसे कम। ठीक है ना। अब पीछे यहाँ पे ये शुरू होता है ये, है ना। फिर यहाँ पे देखो अपन ने ये देखो इधर ये हिमालय है, ये हिमालय का आकार मैंने कैसा बताया, धनुषाकार या चापाकार। ये पाकिस्तान में भी जा रहा है सुलेमान किरथर पर्वत श्रेणियों के रूप में और आगे म्यांमार में जा रहा है अराकानियोमा पर्वत के रूप में। भारत के अंदर अपन बात करें तो ये नग्गा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ पर्वत तक है। इसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। नग्गा पर्वत जो कि पीओके लद्दाख के अंदर स्थित है, इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। नामचा बरुआ पर्वत जो कि अरुणाचल प्रदेश में, इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। भारत में इसका विस्तार मैंने आपको बता दिया। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है ये, जबकि लंबाई के आधार पर इसका कौन सा नंबर है, तो वो तीसरा नंबर है। उसके बाद में हम बात कर रहे थे हिमालय की, तो हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा निर्माण क्रम के आधार पे। सबसे पहले महान हिमालय या वृहद हिमालय या हिमाद्री। इसमें आपको प्रमुख रूप से चोटियां पढ़नी है। चोटियां कौन सी, वही स्टार्ट करो माउंट एवरेस्ट से। माउंट एवरेस्ट से पहले पढ़ेंगे क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपकी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है ना। तो ये मैंने इसके अंदर लिखा दिया कि नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, ये सिक्किम के अंदर है। फिर हमने नग्गा पर्वत, नामचा बरुआ पर्वत जो कि हिमालय के सबसे अंतिम बिंदु है भारत में, वो इसी के हिस्से हैं। उसके बाद में नंदा देवी पढ़ी हमने, बद्रीनाथ पढ़ी, केदारनाथ पढ़ी और कामेत पर्वत पढ़ा। उसके बाद में मध्य हिमालय की बात की थी अपन ने, क्योंकि यहाँ महान हिमालय को निपटा दिया था। मध्य हिमालय में कुछ पर्वत श्रेणियां पड़ते हैं। इससे पहले ये बात मैंने आपको बताई कि मध्य हिमालय के अंदर जो इसके मध्य हिमालय की जो पूर्वी ढलान मतलब पूर्व की तरफ जो ढाल है, वहां पर कुछ घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश ऊपर की ओर क्या कहते हैं, इनको मर्ग कहते हैं, जबकि नीचे की ओर यानी उत्तराखंड में इसको बुग्यालिया पय्यार के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर भी कुछ पर्वत श्रेणियां थी। जैसे वो पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी थी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो कि मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। उसके बाद में धौलाधर पर्वत श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कुमायूं पर्वत श्रेणी जो कि उत्तराखंड के अंदर है। नागटिबा, महाभारत ये भी मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणी है, लेकिन ये नेपाल के अंदर है ये। ठीक है ना। उसके बाद में शिवालिका या उप हिमालय, ये हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है और हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। उसके बाद में ये मैंने आपको बताया था कि ये इनके बीच का जो गैप है वो क्या कहलाता है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में तो इंडो सांगपो सच्चर जोन। महान हिमालय, मध्य हिमालय, ये मध्य में तो सेंट्रल, वैसे याद कर लेना, देखो इन तीनों के मध्य में है ये, तो ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और ये बाउंड्री बाहर की तरफ है, तो बाउंड्री तो वैसे बाहर की तरफ होती है घर के, तो ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट ये आपके मध्य हिमालय और शिवालिका। और ये इंडो सांगपो सच्चर जोन, सांगपो जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को अपने इधर अपने तिब्बत के अंदर सांगपो के नाम से जानते हैं, तो उनका नाम हो गया ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ अपने यहाँ पे इंडो इंडिया। ठीक है। तो इंडो सांगपो सच्चर जोन, ये इंडो सांगपो सच्चर जोन ट्रांस हिमालय, महान हिमालय के बीच में, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य हिमालय और शिवालिका के बीच में आपका एमबीटी यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट, या इसको मेन बाउंड्री फोल्ट भी बोल सकते हो आप। ठीक है। फिर हमने देखा था कि पूर्वी हिमालय के अंदर भी कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे डाफला, मिसमी, अबोर, पटकाई बूम, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। और उसके बाद में नागालैंड में नागा पहाड़ियां हैं, लुसाई पहाड़ियां, एक मिनट, नहीं ये लुसाई पहाड़ियां, इनको मिजो पहाड़ियों को कहते हैं, लुसाई पहाड़ियां। ठीक है ना। फिर बेरल, ये मैंने आपको थोड़ा सा ढंग से बताया, बेरल असम, क्योंकि ये बेरल है, ये जहां स्थित है इधर आपके मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार है, जो कि आपके दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है, उधर हिमालय, इनके बीच में स्थित है ये। जैसे ये जो मेघालय का पठार है, ये गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, ये जो पहाड़ियां हैं ये मेघालय के पठार की पहाड़ियां हैं ये, और ये सब पहाड़ियां बोल दो या फिर ये मेघालय का पठार बोल दो, ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है ये। इधर ये हिमालय, इनके बीच में ये इसके एक कनेक्टिविटी के रूप में मान लीजिए आप बेरल है ये। फिर बाद में हमने क्या पढ़ा, सिडनी बुराड वाला हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ा, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। तो ये मैंने वैसे भी 2 बार रिपीट करा दिया। अब बात करते हैं अपन इसके दर्रों की, है ना, दर्रे, हिमालय के दर्रे।
हिमालय के दर्रे, हिमालय के दर्रे। एक चीज तो ये याद रखना कि एक प्रश्न तो यही बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का दर्रा नहीं है, तो फिर बाद में वो पश्चिमी घाट में अपना आगे आगे जाके 4 दर्रे पड़ेंगे, वो फंसाएगा वहां पर वो। तो पहला प्रश्न तो यही बन गया। फिर बाद में क्या है, स्टेट वाइज, स्टेट वाइज दर्रे आपके याद होने चाहिए। अब स्टेट वाइज दर्रे, दर्रे का मतलब क्या होता है? पहली बात तो कि दर्रे का मतलब क्या होता है? दर्रे का मतलब ये होता है कि ये कोई जो पहाड़ी होती है, इस पहाड़ी में यदि जाने का रास्ता नहीं है तो बीच में हम काटकर जो रास्ता बनाते हैं ना जाने के लिए, जो तंग रास्ता होता है ना, उसको अपन दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो यहाँ पर हिमालय है, लंबा है ना, तो इसके बीच में जाने के लिए रास्ते बनाए गए हैं, तंग रास्ते बनाए गए हैं, उनको अपने दर्रे कहते हैं। इन दर्रों के अंदर भी फिर आपको स्टेट वाइज याद करने पड़ेंगे, राज्यवार याद करने पड़ेंगे, वो अच्छा तरीका रहेगा। जैसे यहाँ पर एक सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, अपने इसके ये जम्मू कश्मीर के दर्रे की बात कर लेते हैं अपने, जम्मू कश्मीर के दर्रे, जम्मू कश्मीर के दर्रे। ये अपने हिमालय वाला पोर्शन अपन कंप्लीट करेंगे आज, जम्मू कश्मीर के दर्रे। उसमें देखो सबसे पहला जो दर्रा है उसका नाम है बनिहाल दर्रा। क्या नाम है? बनिहाल दर्रा। एक साथ पढ़ोगे। उसके बाद में एक दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। कौन सा? पीर पंजाल दर्रा। देखो ये कैसे हैं, यहां पर क्या है, नीचे यहां पे है जम्मू, और नीचे ऊपर जाओगे तो यहां पड़ता है श्रीनगर। श्रीनगर ये जम्मू और श्रीनगर को दोनों को जोड़ता है, इनके बीच में है यहाँ पे, इस तरह से दोनों बीच में है। यानी पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा ये दोनों जम्मू और श्रीनगर को जोड़ते हैं ये। तो पहली बात तो यही होगी कि कोई जरूरी नहीं है, हालांकि ये प्रश्न नहीं पूछते हैं ये किस किस को जोड़ते हैं, ये इनको इनकी स्थिति पूछते हैं, इनकी लोकेशन पूछते हैं ये। तो पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा दोनों जम्मू और श्रीनगर को जोड़ते हैं, ये दोनों अलग अलग है ये, है ना। तो यहाँ पे देखो पहली बात तो ये है, और ये मेरे हिसाब से आपको याद करना भी नहीं चाहिए। और यदि आप याद करना चाहते हो कौन सा किसको जोड़ता है तो ये मैंने किताब में लिखा हुआ है, आप याद कर लेना वहां से। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे के अंदर क्या चीज याद करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इसके अंदर क्या बनी हुई है, सड़क सुरंग बनी हुई है, और उस सड़क जो ये अपने सड़क सुरंग है यहाँ पर बनिहाल दर्रे के अंदर, उसका नाम है चेन्नानी नासरी, चेन्नानी नासरी सुरंग। और चेन्नानी नासरी सुरंग है, इसी का ना दूसरा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। और ध्यान रखना ये एक सड़क सुरंग है, सड़क सुरंग है, इसका मतलब ये जो यहां सुरंग बनी हुई है उसके अंदर क्या बनाई हुई है, सड़क बनाई हुई है। और इसमें क्या याद रखना है, इसमें बात याद क्या रखनी है, इसको हमने क्यों पढ़ा, इसको इसलिए पढ़ा क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, और इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। देखो वापिस देखो, एक दर्रा हम बात कर रहे हैं किसकी, बनिहाल दर्रे की। बनिहाल दर्रे के अंदर एक सुरंग बनी हुई है जिसका नाम है चेन्नानी नासरी सुरंग। चेन्नानी और नासरी ये दो स्थान है, इन दोनों स्थानों को जोड़ती है ये, तो ये एक सड़क सुरंग है। तो यानी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, चेन्नानी नासरी सड़क सुरंग, चेन्नानी नासरी सड़क सुरंग, या फिर इसी का दूसरा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग। ये जो सड़क सुरंग है ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, और इसकी लंबाई कितनी है, 9.2 किलोमीटर है। उसके बाद में यहां पर भी एक सुरंग बनी है, लेकिन वो रेलवे सुरंग है, तो उसका नाम है पीर पंजाल रेलवे सुरंग, पीर पंजाल रेलवे सुरंग, पीर पंजाल रेलवे सुरंग। इसमें क्या याद रखना है, ये भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है ये। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, तो ये आपकी पीर पंजाल है, और इसकी लंबाई है 11.2 किलोमीटर। ये 9.2 किलोमीटर है, वो लगभग 11.2 किलोमीटर है। तो ये दोनों जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं, बनिहाल और पीर पंजाल। यहां पर दो सुरंग भी इसके साथ साथ याद कर लेना आपके, ताकि ये चीज और याद हो जाए। तो चेन्नानी नासरी सुरंग जो कि सड़क सुरंग है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, इसी का दूसरा नाम है, ठीक है ना। इसके बाद में जो और यहां पर जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं उसमें एक दर्रा है जिसका नाम है बुर्जिल दर्रा। कौन सा? बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। ये श्रीनगर से ऊपर गिलगिट, पाकिस्तान की गिलगिट की तरफ जाओगे ना तो वहां पे ये दर्रा है बुर्जिल, ये श्रीनगर से ऊपर की ओर है ये। तो ये तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं जम्मू कश्मीर में। वापस देखो, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल। उसके बाद में अपन बात करते हैं लद्दाख के दर्रे।
लद्दाख के दर्रे। लद्दाख के दर्रों में देखो सबसे पहले है काराकोरम दर्रा। देखो ये थोड़ी सी मिस हो गया है, ये किताब के अंदर है जो ये दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में डाला हुआ है ये, तो आप उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। काराकोरम दर्रा है ये आपके लद्दाख का दर्रा है ये। एक तो याद ये रखना कि ये विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, ये विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, ये विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम। इसके अलावा और जो दर्रा है जिसमें एक दर्रा है खारदुंगला, खारदुंगला दर्रा, और एक आपका है जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। एक चीज आपको और बताता हूं कि मान लो कि ये दर्रे पूछ लिए और वहां लद्दाख ऑप्शन में नहीं है और जम्मू कश्मीर आ गया, तो जम्मू कश्मीर करके आ जाना भाई आप, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना ये। तो यहाँ पे 3 दर्रे तो हो गए, कौन से आपके? इधर है जम्मू कश्मीर के, बनिहाल और पीर पंजाल और बुर्जिल। बनिहाल है वहां चेनानी नासरी सुरंग, और पीर पंजाल है वहां पर पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, ये सड़क सुरंग है, जबकि वो आपकी रेलवे सुरंग है। फिर आप इधर लद्दाख के दर्रों में काराकोरम दर्रा हो गया, खारदुंगला हो गया और जोजिला। काराकोरम है ये विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। उसके बाद आप हिमालय का विस्तार और कहाँ है इसके नीचे? तो हिमाचल प्रदेश में है। तो आगे फिर अपन बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे देखो कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रे कौन कौन से हैं? एक दर्रा है जिसका नाम है अपने रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। उसके बाद में एक है बाड़ालाचा दर्रा, बाड़ालापचा भी लिखा हुआ मिल सकता है। और एक दर्रा है आपके कौन सा? सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। ये 3 दर्रे हैं, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा। ये तीनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। देखो इन दर्रों को अपन आगे पढ़ेंगे ना नदियों में, तो इन दर्रों का नदियों से संबंध है। जैसे रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी निकलती है, बाड़ालाचा दर्रा के पास से अपने चिनाब नदी निकलती है चंद्र और भागा के रूप में, सिपकिला दर्रे से भारत में सतलज नदी का प्रवेश होता है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश के बाद में है उत्तराखंड, नीचे उत्तराखंड ही तो है, तो उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड के दर्रे कौन कौन से हैं? मान्ना दर्रा, या मान भी लिखा हो सकता है, मान्ना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। और कौन सा? लिपुलेख दर्रा। ये दर्रे आपके कहां पर हैं? ये हिमाचल प्रदेश सॉरी उत्तराखंड के अंदर है। ये कहां पर है? ये उत्तराखंड के अंदर है। एक मिनट चालू रखो। हाँ देखो उत्तराखंड के दर्रे कौन से हो गए? माना, नीति और लिपुलेख। उसके बाद में आप आगे जाओगे है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर सिक्किम में चले जाओ सीधे आप। सिक्किम के दर्रे, सिक्किम के दर्रे कौन कौन से हैं? देखो इधर सिक्किम के दर्रे कौन से हैं? सिक्किम का दर्रा है एक तो नाथुला, नाथुला दर्रा, और एक है आपका कौन सा? जेलेपला दर्रा। अब ये नाम ऐसे हैं तो याद करने पड़ेंगे। नाथुला, जेलेपला दोनों कहाँ हैं? सिक्किम में। फिर बाद में अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों में देखो एक तो यांगयाप है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में जो अपने ब्रह्मपुत्र नदी है वो यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। उसके बाद में एक है बोमडिला, बोमडिला दर्रा। उसके बाद में एक है अपने दिफू दर्रा, एक अपने पांगसांड, और एक है लिखा पानी, लिखा पानी दर्रा। ये लिखा पानी और वो लिपुलेख है, देखो गड़बड़ मत कर देना। ये लिपुलेख है ना वो तो उत्तराखंड में है, और लिखा पानी कहां पर है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। और एक मणिपुर में, याद कर लेना, मणिपुर में भी एक दर्रा है जिसका नाम है तुज्जू दर्रा, तुज्जू दर्रा। ये आपके दर्रे हैं। समझ गए मेरी बात? देखो वापिस हिमाचल प्रदेश में शुरू में देखो आप, शुरू में एक बार रिपीट कर लो। जम्मू कश्मीर में 3, बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिल, बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिल। लद्दाख में काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला। उसके बाद में देखो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, बाड़ालापचा, सिपकिला। उत्तराखंड में माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख। सिक्किम के अंदर नाथुला, जेलेपला, सिक्किम के अंदर नाथुला, जेलेपला। अरुणाचल प्रदेश में यांगया, बोमडिला, दिफू, पांगसांड और लिखा पानी। ये बार बार आप याद करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख के याद करोगे तो याद हो जाएंगे ये। और मणिपुर में कौन सा है?
तुजु दर्रा। तो ये आपका हिमालय वाला जो पार्ट है वो एकदम कंप्लीट है, ये इससे बाहर कुछ नहीं है ये, ठीक है ना। हमने इसको ढंग से पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने 6 जो भौतिक प्रदेश हैं उनको पढ़ा, उसके बाद में हमने इसका वर्गीकरण को पढ़ा है। इसका वर्गीकरण दोनों आधार पर पढ़ लिया अपन ने, निर्माण क्रम के आधार पर और इसके साथ प्रादेशिक विभाजन के रूप में। उसके बाद में हमने दर्रे भी कर लिए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ते रहिए, खुश रहिए, फिर हम आगे मिलेंगे।